नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी आज 44वां स्थापना दिवस समारोह मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को हनुमान से प्रेरणा लेने की सीख दी। आज हनुमान जयंती है। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने हनुमान की असीम शक्ति और संदेह से परे शक्ति का जिक्र किया, जिसके बल पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है। वैसे तो देखा जाए तो इस पार्टी का सफर 21 अक्टूबर 1951 से है जनसंघ के रूप में, और इसकी स्थापना से जब जनसंघ शुरू हुई तो 1977 के बाद इसका विलय जनता पार्टी में हो गया। लेकिन जनता पार्टी में एक विवाद खड़ा हो गया कि आप आरएसएस के मेंबर नहीं हो सकते हैं जो लोग जनता पार्टी के होंगे। बस फिर टूट गई पार्टी, जनता पार्टी। और फिर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे की ओर बढ़ रही है। 2 सीट से पहले बढ़ी 188 सीट, जब अटल जी का युग, आडवाणी का युग। उसके बाद 2014 के बाद तो अपने मुकाम पर तेजी के साथ बढ़ी और आज 303 सीटें। 2024 नजदीक है, लेकिन माना यही जा रहा है कि 2024 भी मोदी जीतेंगे, कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन यह सफर कैसा रहा, इस सफर के पीछे किसका संबल था, इस सफर ने कौन सी अपनी विशेषताओं विशिष्ट को लेकर के आगे बढ़ने का संकल्प लिया, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने शिक्षाविद, समाजवाद के परम चिंतक, यदि हम उनको समाजशास्त्री भी कहते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत प्रोफेसर अनिल मिश्र। प्रोफेसर अनिल मिश्र डीवीएस कॉलेज में प्राचार्य भी है। डॉक्टर मिश्र, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आपने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और जो उसकी पेरेंटल बॉडी है आरएसएस बहुत नजदीक से देखा, मुझे मालूम है। और मैं चाहता हूं कि आज ये जो भारतीय जनता पार्टी किस मुकाम पर पहुंच गई है और कहां ठहराव होगा या कितनी बढ़ती जाएगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो कृपया सबसे पहले शुरुआत यही से कीजिए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है किस मुकाम पर आपके हिसाब से पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान स्थिति है उसको हम लोग देख रहे हैं। 2014 में उसको जितनी सीटें मिली थी उससे अधिक सीट 2019 में पाई, और 2024 में भी यही अनुमान है कि जो 2019 का आंकड़ा है उसी के आसपास रहेगी। कुछ सीटें बढ़ भी सकती हैं, कुछ सीटें घट भी सकती हैं, लेकिन जो इमेजिनेशन है लोगों का बीजेपी के प्रति, उसमें कोई माइनस नहीं हुआ है। कुछ अच्छी चीज़ें आई भी हैं, जैसे कि अभी जो बजट पेश किया गया उसमें 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने की जो पूर्ववत व्यवस्था है उसको जारी रखा गया। यह कोरोना काल के लिए शुरू किया गया था, कोरोना को देखते हुए, लेकिन वर्तमान में भी इसको जारी रख दिया गया। तो इस तरह की बहुत सारी जो योजनाएं हैं वह सरकार आम लोगों के लिए और जो गरीब लोग हैं उनके लिए चला रही है। इसके साथ जो उसकी आइडियोलॉजी है उसको भी वो पुख्ता कर रही है, और बहुत सारे वादे
जो जनसंघ के जमाने से होते रहे हैं उसको ये सरकार लगभग पूरा करने के आसपास है। जैसे धारा 370 का मैं जिक्र कर सकता हूं कि धारा 370 को उसने पूरा कर दिया है। समान नागरिक संहिता पे चर्चा कर रही है, जनसंख्या बिल पर चर्चा हो रही है। तो ये सब चीजें हैं जो पहले से जनसंघ या बीजेपी के द्वारा कहा जाता रहा है और अब वो पूरा होने वाला है, पूरा होने की स्थिति में है। एक बात बताइए मिश्रा जी कि जनसंघ को शुरुआत में व्यापारियों की पार्टी कहा जाता था जी, लेकिन समय ये बढ़ते बढ़ते आज अपने इस स्वरूप में आ गई है कि कांग्रेस जैसी पार्टी को हाशिए पर डाल दिया जी। मैंने अगर यो देखा जाए तो 13% वोट जो है बीजेपी के पास पहुंच गया है मेंबरशिप के हिसाब से और 1.6% वोट गिर करके कांग्रेस का हो गया। ये जो व्यापारियों की पार्टी थी आज वो इस मुकाम पर कैसे पहुंच गई, क्या किया इसने ऐसा? शुरुआती दौर में जब बीजेपी के इतिहास को देखेंगे तो एक विचारधारात्मक पार्टी थी, एक विचारधारा को लेके चल रही थी। और अगर बीजेपी को देखेंगे तो 1951 में भी आप बता रहे थे कि जनसंघ की स्थापना होती है और 1980 में बीजेपी की स्थापना होती है। तो ये तो एक राजनीतिक दल के रूप में स्थापना 1991 में जनसंघ के रूप में हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था कि इस विचारधारा के लोग नहीं थे। एक बहुत बड़ा समूह तब पहले भी था, जैसे मदन मोहन मालवीय का नाम ले सकते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम ले सकते हैं, संपूर्णानंद का नाम ले सकते हैं। ये लोग हिंदूवादी विचारधारा से उत्प्रोत थे और कांग्रेस के सदस्य भी थे। तो लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई बीजेपी वह समावेशी होती गई। सामाजिक न्याय और सोशल इंजीनियरिंग का नारा मंडलवादी राजनीति से आया, लेकिन अगर उसको सफलतापूर्वक अगर कोई व्यवहार में लागू करने वाला आज है तो वह है बीजेपी। जैसे उत्तर प्रदेश को आप देखिए, जैसे आप केंद्र में जो बड़े नेता हैं, चाहे मोदी जी हों, चाहे अपने उपराष्ट्रपति हों, चाहे राष्ट्रपति महोदया हों, आप देखेंगे कि समाज के जो कहा जाता है कि निम्न जातियां हैं उन तबकों से आई हैं। और यही उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। तो क्या माने कि सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत कल्याण सिंह के जमाने से शुरू हो गई थी, सोचा गया कि, और उसके बाद उमा भारती ने भी थोड़ा बहुत उसमें योगदान किया, फिर धीरे धीरे अब तो पिछड़ा वर्ग केंद्रित ही राजनीति हो गई है। क्या वहां से शुरुआत हुई, वहां से नई सोच डेवलप हुई? जो बीजेपी है संघ का एक अनुसांगिक संगठन है और संघ में लगभग 40 संगठन है। तो वहां पे संघ में जितने भी बड़े नेता हैं सामान्य तौर पे आप जब नाम लेंगे तो उनके आगे जाति का प्रयोग नहीं होता है। तो शुरू से ही इसमें जाति की कोई अवधारणा नहीं रही है, ये सर्वसमावेशी इसकी विचारधारा रही है। जैसे एक बार भीमराव अंबेडकर गए थे संघ के किसी कार्यक्रम में, तो वहां जो वहां पे शिक्षक थे, मुख्य शिक्षक थे, उनसे पूछा कि आपके यहाँ जितने लोग हैं, जितने बच्चे हैं, उसमें किस जाति के बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता हूं। तो बोले कि कितने वर्षों से बच्चों के साथ आप रह रहे हैं? तो बोले कि 3 वर्षों से बच्चे मेरे संपर्क में हैं। तो फिर उन बच्चों से पूछा उन्होंने कि क्या नाम है? तो वहां उन्होंने देखा कि कोई जाति सूचक शब्द नहीं है उनके में। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप लोग अपना बताइए, आप लोग जानते हैं आपस में कि दूसरे की जाति क्या है? तो बच्चों ने कहा कि नहीं भाई मैं नहीं जानता हूं कि किस जाति का है। तो आइडियोलॉजी के रूप में वहां पे शुरू से ही ये व्यवहार रहा। लेकिन देखेंगे कि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में, बगल में उमा भारती रही हैं, आज भी शिवराज सिंह चौहान हैं, और जितनी भी मुख्यमंत्री हैं उसमें देखेंगे कि 80% या तो वो भी पिछड़े वर्ग से हैं या दलित से हों, या शीर्ष नेतृत्व के बारे में मैंने चर्चा किया कि वहां भी कोई ऐसा नहीं है कि आप ब्राह्मण चेहरा, मैं पूछूं कि बीजेपी में शीर्ष पर 2-3 ब्राह्मण चेहरे बता दीजिए, तो आप देखेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो सर्वसमावेशी है, उन लोगों को जो पीछे थे उनको लाया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में देखेंगे
उत्तर प्रदेश को देखा जाए, चाहे राज्यपाल के रूप में देखा जाए या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखा जाए या संगठन मंत्री के रूप में देखा जाए, मतलब आप पाएंगे कि विविध जातियों से सबका समावेश है। अभी 6 MLC को नियुक्त किया गया है, बीजेपी में मनोनीत किया गया है, उसमें 5 अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों से है। तो नहीं, लेकिन मेरी एक बात बताइए जी, मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छी बात की, संघ की आइडियोलॉजी को ही अपनाती है बीजेपी, आपने भी वही बात कही। जी जी। और आपने कहा कि संघ में जो लोग रहते हैं वो जाति सूचक शब्द प्रयोग नहीं करते हैं जी, ऐसा भी आपने कहा, ठीक है। तो क्या उसी का जो एक संगठन बीजेपी है, आज वहां पर पूरी जातिवाद के बात पर या सर्व समावेशी के नाम पर, सर्व जाति समावेशी के नाम पर जो कुछ हो रहा है, तो ये क्या एक मजबूरी थी राजनीति की कि कैसे वोट बैंक किया जाएगा? और ये भी माना गया कि जनसंघ अगर उस विचारों को लेकर के चल रही थी तो हाशिए में पड़ी हुई थी, इसलिए जरूरत थी और उसी जरूरत के अनुसार अब राजनीति की जा रही है। देखिए, मजबूरी नहीं है, ये सच्चाई है। हाँ। कि अगर आप सबको साथ लेके नहीं चलेंगे तो अगर एक पार्टी के रूप में आप सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी ने नारा दिया है कि सबका साथ सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, और एक सभ्य समाज की तभी स्थापना हो सकती है जहां पे सबका समावेश हो। तो बीजेपी आज वही कर रही है और बड़ी सफलता पूर्वक इसका प्रयोग कर रही है। जैसे पिछड़ों के नाम पे अनेक दल हैं, लेकिन वो देखेंगे कि पिछड़ों में तो हजारों जातियां हैं, लेकिन कुछ जातियों का वर्चस्व पार्टियों पे हमेशा रहा। इसीलिए आज जो पिछड़ा आंदोलन है वो आज लोगों का समर्थन नहीं पा रहा है। आज वो पीछे छूटता जा रहा है कि पिछड़े के नाम पे उन्होंने सत्ता तो हासिल की, लेकिन कुछ जातियां, जैसे लोकदल ही था तो उसमें जाट प्रभावी रहे, चाहे समाजवादी पार्टी की बात आप देख सकते हैं कि कुछ जातियों का वर्चस्व रहा और शेष जातियां गौण रही। इसीलिए पिछड़ों में भी जो अति पिछड़े हैं उनके राजनीतिक संगठन उत्तर प्रदेश में दिखाई देते हैं, जैसे राजभर हुए या अन्य बहुत सारे दल हैं जो पिछड़ों के नाम पे, जो निषाद पार्टी, महान दल, इस तरह से कई सारे दल हुए जो जिन्होंने देखा कि पिछड़ों के नाम पे जो राजनीति करने वाले थे और हमारी अगुवाई कर रहे थे उन्होंने हमको कुछ दिया नहीं, तो इसलिए आज वो सत्ता में नहीं। मुझे ये बताइए, अभी आप संघ का जिक्र किया, क्या आप ये मानते हैं कि जो आज बीजेपी जो शिखर पे पहुंची है जी, उसके पीछे संघ की ही लाठी है और उसी लाठी के बल पर बीजेपी तेजी के साथ आगे बढ़ रही? कह रहे हैं कि जब 2014 में मोदी आए गुजरात से और जब उन्होंने कमान संभाली उस समय मोहन भागवत दिल्ली में आए और उन्होंने कहा कि नहीं, अब नए स्वरूप में रखा जाएगा, और वो अडवाणी से मिले और D4 की भी उन्होंने बातचीत की। क्या आप इसे ही अहम मानते हैं? देखिए, संघ का एक अनुसांगिक संगठन है, लेकिन स्वायत्त भी है, आत्मनिर्भर भी है, और विचारधारा तो संघ की ही है। एक जो व्यापक विचारधारा है उसी के दायरे में बीजेपी सोचती है, लेकिन ऐसा है कि उसकी लगाम संघ के हाथ में है, ऐसा नहीं है। ये अपना निर्णय स्वयं लेती है, लेकिन समन्वय है दोनों में, और बीजेपी के ही जो संगठन मंत्री होते हैं वो संघ से ही आते हैं, तो कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बीजेपी पर संघ का पूरा नियंत्रण है तो ऐसा नहीं है। इसलिए कि कई बार कहा जाता है संघ के नेताओं के द्वारा कि हम एक आइडियोलॉजी, एक हमारी विचारधारा है हिंदुत्व की या राष्ट्रवाद की, तो इसकी जो भी बात करेगा बीजेपी के अलावा अगर अन्य दल भी इस पर बात करते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी ही सब कुछ है बीजेपी संघ के लिए, या सारा कुछ संघ नियंत्रित करता है बीजेपी का, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप ये बात तो भी तो सही है कि एक लंबे समय तक चाहे जनसंघ रही हो, चाहे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 80 के बाद भी रही हो, तो आरएसएस बिल्कुल एक किनारे थी। लेकिन अब आरएसएस को आपने देखा होगा मुखर हो गई।
मोहन भागवत जी के लगातार बयान आते हैं, समसामयिक मुद्दों पर बयान आ जाते हैं, ये आरक्षण पर बयान आ जाता है। बल्कि अभी हाल में ये भी हुआ कि वो रामचरितमानस को लेकर के विवाद हुआ तो उसमें भी मोहन भागवत का बयान आ गया। तो क्या अब जो है जो सरकार है उसके बल पर संघ अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी विचारधारा को बहुत पुख्ता करके और उसको फैलाना चाहती है, और खास तौर से हिंदुत्व को? ऐसा नहीं है। संघ की जो आइडियोलॉजी रही है तो हमेशा से ही रही है। वो पहले भी अगर मोहन भागवत या जो सुदर्शन जी का या जो भी पहले नेता रहे हैं संघ के, उनके आइडियोलॉजी को देखेंगे तो यही बात रही है। लेकिन चूंकि अब तो सूचना क्रांति हो चुकी है और संघ का पिछले वर्षों में काफी प्रसार भी हुआ है संघ का। आप संघ अब पहले शहरों में था, फिर कस्बों में पहुंचा, फिर अब गांव में पहुंच गया है। ऐसा अनुमान है कि जो 6,25,000 गांव हैं उसमें 5 लाख गांवों तक संघ किसी न किसी रूप में अपने किसी न किसी अनुसांगिक संगठन के माध्यम से कार्य कर रहा है। तो संघ को लोग जानना भी चाहते हैं। मीडिया वही चीजें दिखाती है जो जनता सुनना चाहती है। तो इसलिए जब मोहन भागवत कुछ कहते हैं, मोहन भागवत नहीं प्रचार कर रहे हैं, मोहन भागवत तो अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन उसको प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है मीडिया के द्वारा। तो जो आइडियोलॉजी संघ की है वो लगातार आइडियोलॉजी बनी हुई है, उसी का विकास हो रहा है। अब विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। एक मतलब एक अवसर मिला है तो उसका फायदा उठा करके। और वो चाहती है आरएसएस की, अब जो हम चाहते थे कि भारत कैसा हो, परम वैभव की बात है, आज उसे वो लाने के लिए सतत प्रयत्नशील है जी। और क्या आपको लगता है कि 2025 को जब आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष बना रहा होगा, मन्ने हेड़गे साहब की, और स्थापना भी है आरएसएस की, तो क्या आपको लगता है कि उस समय तक कोई एक बड़ा बदलाव हम अपने देश में देखने को पाएंगे? बदलाव तो लगातार हो रहा है। जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम देखें तो चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 2-3 वर्षों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। केवल 2 ही अर्थव्यवस्था अमेरिका की और चाइना की हमसे ऊपर रहेगी। रक्षा के क्षेत्र में हम देख रहे हैं, नहीं ये तो सरकारी पक्ष, मैं केवल आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जिसकी विचारधारा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आइडियोलॉजी, आरएसएस की आइडियोलॉजी भी अब लोग, एक प्रचारक थे वो बता रहे थे कि मैं 60 में प्रचारक निकला, और जब हम लोग प्रचारक के रूप में निकले तो गांव-गांव जाते थे और गांव में साइकिल से जाते थे, 35-40 किलोमीटर तक हम लोग जाते थे, साइकिल चलाकर जाते थे। और आगे क्या होगा हम लोग को कुछ मालूम नहीं था कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम लोग चना अपने साथ लिए रहते थे, कुछ सामग्री लिए रहते थे, सत्तुवाद लिए रहते थे कि अगर कहीं व्यवस्था नहीं हुई तो इसी को भोजन के रूप में ग्रहण करके अपना रात बिताया जाएगा। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि संघ की आइडियोलॉजी कितनी आगे बढ़ी है। आज हिंदुत्व के बारे में सभी लोग जान रहे हैं। आज भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा हर जगह हो रही है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि जब भारत में सरकार बनी, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद हमारे जो शिक्षा मंत्री थे, 5 शिक्षा मंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से थे, समुदाय थे। और जो इतिहास लिखा गया, अभी एनसीईआरटी में बदलाव किया गया है, तो जो इतिहास लिखा गया उसमें मध्यकालीन उपलब्धियों को बताया गया। और कहीं भी जो आपकी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है, जिसमें आप चरक, सुश्रुत, वाग्भट जैसे देखेंगे कि महान चिकित्सक, भाई इसलिए मैं सुश्रुत का नाम ले रहा हूं कि अभी जो सर्जनों की लिस्ट बनाई गई, विश्व के विख्यात सर्जन ब्रिटेन में एक बनाई गई है, शुरू से लेकर अब तक की जो विख्यात सर्जन है, उसमें पहला नाम सुश्रुत का है। और सुश्रुत ने 125 शल्य उपकरणों की चर्चा की है, लेकिन कोई नहीं जानता था। अब हम लोग जान रहे हैं, अब पढ़ने लगे हैं। इसी तरह भारतीय ज्ञान परंपरा जो हजारों वर्षों तक तप साधना के द्वारा जो लिखी गई है, पढ़ा गया है, चिंतन मनन किया गया है, अब आ रही है। अब आरएसएस के प्रयत्नों के द्वारा हमारे सामने
आई है। मैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताना चाहूंगा, एक प्रसंग है कि वो 1952 में एक फ्रांसीसी समूह भारत में आया और उसने कहा कि हम लोग भारत को जानना चाहते हैं। जो थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग को मैक्स मुलर और जो अन्य जो विदेशी साहित्यकार हैं उनके द्वारा मिली है, तो उसमें हम लोगों ने बहुत उपलब्धियां देखी हैं, लेकिन हम लोग भी भारत को जानना चाहते थे। इसलिए हम लोगों ने पूरे भारत का 1 महीने तक पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक दौरा किया और हम लोगों ने पाया कि अद्भुत, ये भारत तो अद्भुत है। तो उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कि क्या अद्भुत है, तो उन लोगों ने बताया, तो कहा मैं तो इसको समाप्त कर रहा हूं, मैं तो यहाँ पे जो पाश्चात्य विचारधारा है, पाश्चात्य संस्कृति है, उसको स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसी विचारधारा थी। 1952 की बात बता रहा हूं। मिश्रा जी, एक बात हमको और बताइए, एक विचारधारा के साथ बीजेपी बढ़ रही है, आरएसएस उसके पीछे है, लेकिन क्या कारण है कि जब पूरे देश में नारा दिया जाता है गैर भाजपावाद, तो 1967 में जब संबित की सरकार बनती है तो बीजेपी उसमें शामिल हो जाती है। 1995 में मायावती के साथ 3 बार समझौता करती है यही बीजेपी। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो पीडीपी से ये समझौता करती है। तो ये कौन सी विचारधारा, कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण वो बेमेल अपने सिद्धांतों के साथ गठबंधन करती है और सरकार चलाती है? इसका क्या मायने रखता? देखिए, पीडीपी के साथ तो सरकार भी कह चुकी है, बीजेपी भी कह चुकी है कि हमने जो किया था वो गलत प्रयोग था। लेकिन लोहिया को जब हम लोग पढ़ेंगे व्यापक रूप से, तो लोहिया कहीं ना कहीं आरएसएस की जो विचारधारा थी उससे कहीं ना कहीं जुड़ाव था, एकदम इसके विरोधी नहीं थे। राम आज पे जो लोहिया ने बातें कही हैं, आज जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो प्रश्न उठाया था और उस पे जो उन्होंने बात कही है, लोहिया ने कितने पहले लिखा है इतिहास चक्र, तो उसमें जो उन्होंने बातें कही हैं वो आरएसएस की विचारधारा से मेल खाती हैं। तो वहां पे उन्होंने समझौता किया। इसी तरीके से 1977 में बीजेपी और जो जनसंघ था उसका जनता पार्टी में विलय हो गया। बाद में जब प्रश्न, जब मतभेद और जो अंतर विरोध थे जब उजागर हुए, तो फिर 80 में बीजेपी अपने अस्तित्व में आ गई। तो ये तो प्रयोग है, राजनीतिक दलों का प्रयोग है कि अगर हम लोग एक साथ रह सकते हैं। आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी को 18 दलों की सरकार बनाए थे, उसमें तो और विरोधी लोग थे। तो वो कह रहे कि ये विरोध केवल सत्ता के लिए या कुर्सी पाने के लिए या जनता, हमारा कार्यकर्ता निराश ना हो, इसके लिए ऐसा सब किया जाता है क्या? नहीं, आप जैसे देखिए कि स्वराज पार्टी हमको लगता है 1923 में कांग्रेस से अलग होकर कुछ लोग, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आदि अलग होकर एक स्वराज पार्टी की पार्टी उन लोगों ने बनाया और कहा कि कांग्रेस से बाहर का दल नहीं है। अगर हम स्वराज पार्टी के रूप में जाते हैं अंग्रेजों के साथ, तो जो जहां पे उनकी चर्चाएं होती हैं, जो उनकी विधानसभा है जहां पे वो विधान बनाते हैं, वहां पे हम अपनी बात को रख भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी पार्टी के साथ हम जा रहे हैं तो हम अपनी विचारधारा से समझौता कर ले रहे हैं। लेकिन ये तो मान करके ही चला जाएगा कि सरकार बनाने के लिए इस तरीके के प्रयोग किए गए। सरकार बनाने के लिए ऐसा है कि सरकार बनाने से अगर हम सरकार में हमारी 60% हिस्सेदारी हो, 40% हिस्सेदारी हो, 30% हिस्सेदारी हो, हम अपनी आवाज को और आगे बढ़ा सकते हैं ना, हम अपनी बातों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना। तो केवल यही नहीं है कि हम समझौता कर रहे हैं, हमको काम करने का भी अवसर है। अच्छा, ये बताइए कि ये समय समय पर जो है भारतीय जनता पार्टी को विविध नेतृत्व मिले और सभी नेतृत्व बहुत श्रेष्ठ थे, और कभी कभी ये भी हुआ कि बलराज मधोक जैसे लोगों को बाहर भी कर दिया गया, वो चले भी गए अगर उन्होंने एक समरसता का भाव नहीं रखा। लेकिन 2014 से जब से मोदी और अमित शाह आ गए, आखिर ऐसा क्या चमत्कार हो गया, इन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि पार्टी आज 303 पे पहुंच गई, अगर सब लोगों को मिला लें तो 350 पहुंच जाएगी। ऐसा कौन सा
इनका वैशिष्ट रहा, जिसके कारण आज जो है भारतीय जनता पार्टी दुनिया में नंबर 1 की, और यहाँ ही नहीं बल्कि वो एक महत्वपूर्ण पार्टी बन गई है। कहा गया है कि इसको समझिए, मतलब इतनी इंपॉर्टेंस पार्टी बन गई है। उसके पीछे क्या आप मानते हैं कारण? कौन सा इनका ऐसा मोदी का और अमित शाह का गणित रहा, या वैशिष्ट रहा, या दिशा रही, क्या था? देखिए, जो एक बीजेपी की छवि है वो तो छवि है ही है। जैसे राष्ट्रवादी है, हिंदुत्ववादी है, राम मंदिर आज जो मुद्दे हैं उसको बीजेपी ने ही 1989 में अपने एजेंडे में, अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक किसी पार्टी के प्रति आम लोगों का इमेज सकारात्मक नहीं होता है, पॉलिटिकल इमेजिनेशन सकारात्मक नहीं होता है, तब तक वो पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। 2014 की परिस्थितियों को देखिए, उसके पहले की, 2014 के पहले की, कि लगातार घोटाले पे घोटाले हुआ करते थे। भ्रष्टाचार, 2G और कोयला घोटाला, तारकोल घोटाला, और इतने घोटाले थे। वो कॉमनवेल्थ घोटाला 86,000 करोड़ रुपए का, इसी तरह से लाखों लाख करोड़ रुपए के घोटाले हुआ करते थे। उन परिस्थितियों में लोगों को ये लगा कि बदलाव की आवश्यकता है। और बीजेपी पहले भी, जब पहले के आंकड़े हम देखेंगे कि बीजेपी कितनी सीट पा रही है, तो 1999 में 183 सीट पा चुकी थी। तो इसका मतलब था कि यहाँ पे तो पहुंच चुकी थी। इसको 5-7% वोटों की और आवश्यकता थी, जो आज बीजेपी बढ़ा ले गई। तो एक तो बीजेपी के प्रति सकारात्मक लोगों की दृष्टि थी। जैसे आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, तो भारत में अधिकांश लोग उनको एक बेदाग छवि के नेता के रूप में देखते हैं। आडवाणी को बेदाग नेता के रूप में देखते हैं। इसी तरह से मोदी जी के बारे में भी जब दिखाया जाता है कि उनकी परिवार की स्थिति को देखिए, तो ऐसा महसूस होता है कि लोअर मिडिल क्लास का उनका परिवार है। उन्होंने कुछ अपने परिवार के किसी सदस्य को नेता के रूप में या उद्योगपति के रूप में बढ़ाने का काम नहीं किया है। उनकी छवि आज भी बेदाग नेता के रूप में है, और भारत में तो लोकप्रिय ही है, विश्व के नेताओं में जाने जा रहे हैं। तो ये सब ऐसे कारण थे जो तात्कालिक कारण था 2014 का। आपने दोनों की तुलना की, आपने कहा बहुत अच्छा, वो भी बेदाग, ये भी बेदाग, वो भी बेदाग, लेकिन वो बेदाग थे अटल जी, अडवाणी, लेकिन वो अपनी सरकार की निरंतरता नहीं ला पाए और मनमोहन की सरकार आ गई। लेकिन मोदी की और अमित शाह की तो ऐसी बढ़त चल रही है कि हम लोग 2024 का अभी से आकलन कर रहे हैं कि सरकार बनेगी। ये इसका डिफरेंस बताइए क्या है? इसका कारण यही है कि मोदी, गुजरात में जो मोदी जी ने उपलब्धियां हासिल की, तो लोगों को एक तो विश्वास हो गया था कि भारत का नेतृत्व यही कर सकते हैं और इन्हीं के हाथों में भारत का भविष्य सुरक्षित रहेगा। और लोगों ने जो आशाएं थी पाली थी, जो उनकी आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, उस पर मैं समझता हूं कि मोदी जी बिल्कुल खरा उतरे और 2014 से अधिक सीट 2019 में पाए। और आज भी जो उनकी इमेज थी सकारात्मक, वह उसी रूप में बरकरार है, उसको कोई तोड़ नहीं पाया। राहुल गांधी यात्राएं कर रहे हैं या विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक नेता नहीं है जो मोदी के आसपास भी पहुंच पाया हो। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि विपक्ष लोगों में एक सकारात्मक इमेज बनाने में असफल रहा है। क्यों लोग वोट दे विपक्ष को? और बीजेपी की जहां जहां सरकार से उत्तर प्रदेश में है, तो आप देख सकते हैं कि बदलाव उत्तर प्रदेश में महसूस हो रहा है कि जो अपराधी तत्व हैं आज सामने नहीं आ रहे हैं। भूमाफिया गली गली थे, आज नहीं दिख रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई बीजेपी का व्यक्ति अपराध करता है तो उसको बीजेपी के नेताओं से या आरएसएस से कहीं कोई सहयोग नहीं मिलता है, वो अकेले पड़ जाता है, क्योंकि आइडियोलॉजी इसकी ऐसी है। देखो, वो तो कहते हैं कि दूसरे पार्टी का हो, बेईमान हो, भ्रष्टाचारी हो, और बीजेपी के पास ऐसी वाशिंग मशीन वहां धुल जाता है, वहां फिर कोई आरोप नहीं लगता। तो सीधा सीधा लोग ये कहते हैं। अब वो तो कुछ आरोप लगाए जा सकते हैं। हाँ, चूंकि राजनीति की थोड़ी बहुत मजबूरियां भी होती हैं। अगर पार्टी के रूप में आपको होना है तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं समझौता आदमी करता भी है, लेकिन ओवरऑल
आज भी देखेंगे तो पार्टी विद डिफरेंट। क्या एक बात और बताइए कि क्या जो मोदी हैं उनका विजन इतना आगे का है? कहते हैं कि मोदी जब 1900 में राजीव गांधी लाए सूचना क्रांति, जिसके जनक कहा जाता उनको, कहते बीजेपी तक ने विरोध किया, अरे कंप्यूटर आ जाएगा, लोग बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ अगर किसी ने उसके महत्व को समझा था तो मोदी ने समझा था। क्या आप, और आज भी मोदी ने फिर अपने भाषण में टेक्नोलॉजी पर जोर दिया है और कहा कि मैंने जो सोशल मीडिया के हैं क्षेत्र उनको अपनाएं। क्या आपको नहीं लगता है ये जो वर्चुअल रैली है, ये जो सोशल मीडिया है, जो इंस्टाग्राम है, ये जो व्हाट्सएप है, इन सबका बहुत बड़ा योगदान रहा, खास तौर से युवाओं को बीजेपी में जोड़ने के लिए? बिल्कुल, सोशल मीडिया का योगदान बहुत बड़ा है बीजेपी के स्थापित होने में। भाई आज सोशल मीडिया की तो हर जगह भूमिका है, लेकिन राजनीतिक दलों के प्रति जो इमेज बनाने का काम कर रही है किसी भी पार्टी के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, तो सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। आज शहरों से लेकर गांवों के लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और लगातार उसके संपर्क में हैं। आज मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति घंटे 2 घंटे सोशल मीडिया पे दे रहा है और वास्तविकताओं को जान रहा है। तो उसमें बीजेपी के लिए सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। और निश्चित रूप से इसका लाभ हो रहा है। दूसरी चीज ये बताइए, क्या जो पहले नेता थे आपके जनसंघ और उसके बाद बीजेपी के भी रहे, क्या वो कुछ ऐसा व्यवहार अपनाते थे जिसे कि बोलना सब कुछ चाहते थे लेकिन कवच, हिंदुत्व की बात की जाती थी, हिंदू होने का गर्व भी किया जाता था, तुष्टीकरण की बात भी की जाती थी, लेकिन कोई खुल करके नहीं बोलता था। आज जो है नेता है वो खुल करके बोलते हैं। अगर मीटिंग में गए तो तुष्टीकरण की बात की तो ये नहीं कहा कि तुष्टीकरण हो रहा है, बल्कि शमशान और कब्रिस्तान, ईद पर बिजली और जो है दीपावली पर भी, ये सारे बिंदु उठाए गए, मैंने खुल करके बोले और उसका लाभ बीजेपी को मिल गया। ऐसा है कि खुल के पहले भी बोलते थे, पहले कहाँ बोलते थे, तभी तो यही दिक्कत थी ना। पहले मैंने कहा कि सूचना क्रांति के दौर में हर बातें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया के द्वारा हर बातें सामने आ रही हैं। नहीं, लेकिन ये तो रैलियों में बोलते थे ना, ये तो मोदी ने या हमारे अमित शाह है, ये तो रैलियों में बोलते थे, तो ये तो खुल करके बोलते हैं। तो जब भाषण देते, लेकिन पहले भी बोलते थे नेता, लेकिन वो इतना नहीं बोलते, वो कहते हम तुष्टीकरण नहीं पसंद करते, इतना तो कहते थे, लेकिन तुष्टीकरण क्या हो रहा इसको नहीं बोलते थे। ये फर्क तो आया है कि खुल करके बोलो और अपने पक्ष में माहौल का, और वही फायदा उठा रही है बीजेपी। देखिए, सच्चाइयां धीरे धीरे सामने आ रही हैं। जैसे वक्फ बोर्ड पर मैं कुछ कहना चाहूंगा जी, कि वक्फ बोर्ड 1954 में सबसे पहले बनाया गया कांग्रेस सरकार के द्वारा, और बाद वक्फ बोर्ड एक्ट, और बाद में उसमें समय समय पर संशोधन किया जाता रहा। पहले तो जो एक्ट आया 54 में, उसमें तो कुछ सामान्य बातें थी कि जो मुस्लिम परिसंपत्तियां उनको देखने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कौन सा अधिकारी, या सब सामान्य बातें थी। लेकिन बाद में उसमें क्या क्या जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया कि अगर वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारी संपत्ति है, आपकी संपत्ति मेरी वक्फ बोर्ड की है, तो आप वक्फ बोर्ड में ही अपील कर सकते हैं। आप किसी भी कोर्ट में, चाहे लोअर कोर्ट, जिला कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पे अपील नहीं कर सकते हैं। जो वक्फ बोर्ड का फैसला होगा वह मान्य होगा। तो बताइए, तुष्टीकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? था, लेकिन ये बातें लोगों को समझाई नहीं जाएंगी। और आम लोग, ये जब अभी आया है प्रश्न महीने 2 महीने पहले वक्फ बोर्ड पर जब उठी है बात, तब लोगों को पता चलिए कि ऐसा भी कानून होता है भारत में। तो इस तरह के बहुत सारे कानून थे जिसके बारे में अब लोग अवेयर हो रहे हैं, और लोग, नेता भी कह रहे हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, जो संघ के लोग हैं, वो इन बातों को बता रहे हैं कि देखिए क्या क्या इस देश में हुआ है, किस तरीके से तुष्टीकरण किया गया है। तो लोग बता रहे हैं, मुखर हो रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं। पहले अगर कोई सुनना नहीं चाहता था तो
लोग कैसे बताएं? हाँ, अब देखिए आज ही था, आज मोदी ने खुल करके, जबकि इस समय एक माहौल बना हुआ है भ्रष्टाचार का, और 14 विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट गए कि साहब हमारे पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, सीबीआई का, ईडी से बचाओ बचाओ बचाओ। हालांकि उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया, लेकिन आज फिर जो है कैसे तुलना करके मोदी कह रहे हैं कि हनुमान जी ने जब राक्षसों का सामना किया तो कठोर हो गए। इसी तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में हम उसी तरीके से संकल्पबद्ध हैं। हालांकि उन्होंने परिवारवाद, वंशवाद और कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाया। तो क्या आपको लगता है कि ये ऐसे मुद्दे जो समसामयिक हैं, जिनको समझना चाहिए? सीबीआई के सम्मेलन में जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर दिए। क्या वो समझते हैं कि जनता की क्या नब्ज है और उसी अनुसार अपना लोगों का आह्वान कर रहे हैं? बिल्कुल। राजनीतिक दल के रूप में एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो कह रही थी कि हमने दलितों के लिए बहुत किया, दलितों के लिए बहुत किया। लेकिन आप देखेंगे कि जब 1990 के बाद से जो दलित समाज था वह उनसे अलग हो गया। तो उसका कारण क्या था? कारण यही था कि मैं क्या कह रहा हूं, कोई दल क्या कह रहा है ये नहीं मायने है, जनता क्या कह रही है, जनता की क्या इच्छा है, जनता की क्या आकांक्षा है। अगर जनता की भावनाओं को आप नहीं परखेंगे और उस पर नहीं चलेंगे तो जनता क्यों वोट देगी? आप क्या कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, जनता क्या चाहती है यह महत्वपूर्ण है, और यही काम मोदी जी कर रहे हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि राजीव गांधी ने कहा कि हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं और गांव तक जाते जाते वह 15 पैसे रह जाता है। लेकिन आज क्या है कि आज वहां से डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी है उसके खाते में पैसा जाता है। जितना पैसा आता है, 10 रुपये आता है, 10 का 10 रुपये उसके खाता में पहुंच जाता है। आज लगभग 3 से 4 करोड़ आवास बने हैं इस देश में। 3 से 4 करोड़ का मतलब ये हुआ कि लगभग 15 करोड़ आबादी के लिए मोदी जी ने एक आवास में 5 लोग रह सकते हैं या 5 लोगों का परिवार है, तो 15 करोड़ लोगों के लिए आवास बनवाया है। तो उसमें देखिए सीधे पैसा खाते में जा रहा है। इसी तरह से जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा जो अनाज बांटा जाता था तो उसमें कितनी धांधली होती थी, बहुत सारे लोगों को तो मिलता ही नहीं था। लेकिन अब देखिए किसी जितने भी बेनिफिशियरी हैं उनसे पूछिए कि क्या आपको मिलता है, तो कहते हैं हाँ मिलता है। ऐसा सिस्टम कर दिया गया तकनीकी रूप से कि जो घोटाले हैं, जो भ्रष्टाचार है, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। दूसरा, बीजेपी की सफलता में आप वर्कर्स का कितना योगदान मानते हैं, जो कार्यकर्ता है बीजेपी का, और उसको किस रूप में नेतृत्व लेता है? बीजेपी में किसी भी राजनीतिक दल के उत्थान में कार्यकर्ता की महती भूमिका है। कार्यकर्ता तो जड़ हैं। जैसे कोई वृक्ष है, अगर उसकी जड़ें कमजोर हो तो उसका प्रसार नहीं हो पाएगा, वो बढ़ नहीं पाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तो इसमें भी कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका है। और बीजेपी चूंकि एक आइडियोलॉजी आधारित पार्टी है तो इसमें ऐसे कार्यकर्ता हैं, जैसे बहुत सारे जो राजनीतिक दल है उसमें कार्यकर्ता इसलिए जुड़ते हैं कि हमको कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी, हमको कुछ सत्ता का लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे अधिकतर कार्यकर्ता वे हैं जो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व या समाज के प्रति अपने समर्पण के कारण इस दल से जुड़े हैं, जो दूसरे जगहों पे नहीं है ऐसी बातें। अच्छा, जो जुड़ा हुआ है और महत्व भी दिया जा रहा, लेकिन जो एक माहौल बना वो राम मंदिर के ही कारण बना बीजेपी के प्रति, क्योंकि प्रयास तो किया, रथ यात्रा भी निकाली अडवाणी जी ने, सब कुछ किया, लेकिन वो बेनिफिट नहीं उठा पाए जो 2014 के बाद मंदिर को लेकर जिस प्रकार की तत्परता हुई, पैरवी हुई। और बल्कि मुझे तो मालूम कि भीप नेता चंपत राय ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि इसके लिए तो हम आभारी अमित शाह के हैं। और वो जो माहौल बना वो सबसे बड़ा आधार हो गया बीजेपी के लिए ऊंचाइयों में पहुंचने के उद्देश्य से।
देखिए, निसंदेह जो आपने बात कही कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए वरदान साबित हुआ, तो मैं तो कहता हूं कि एक ड्राइव फोर्स के रूप में मंदिर मुद्दा रहा है। लेकिन केवल एक ही मुद्दा रहा है ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें, जैसे एक असंतोष भारत में व्यापक रूप से धीरे धीरे बढ़ रहा था, वह था तुष्टीकरण का। तुष्टीकरण का जो था, धीरे धीरे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। वो भी सामने आया है। भ्रष्टाचार जो लगातार इस देश में 89 से लेकर और 2014 तक देखेंगे, बीच में कुछ समय तक बीजेपी की भी सरकार रही, लेकिन देखेंगे कितने भ्रष्टाचार हुए। जैसे एक प्रचलन हो गया कि हाँ, कब घोटाला तो होना ही है, होना हर चीज में। तो वो भी एक कारण रहा। और बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, उनकी जो बेदाग छवि रही, और पार्टी विद डिफरेंस दूसरी तरह की पार्टी है, एक आम लोगों में जनमानस में धारणा, ये भी एक काम किया। लेकिन मंदिर का मुद्दा तो मैं कहता हूं कि अग्रगण्य है। साथ ही वर्तमान में जो मोदी की विकासवादी राजनीति चल रही है, वह अब आगे आ गया है। आज मध्यम वर्ग के आकांक्षाओं, हितों, मध्यम वर्ग अपने हितों आकांक्षाओं की पूर्ति को देख रहा है कि बीजेपी के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। वह अन्य दलों में नहीं देख रहा है। आज अभी देखेंगे आप, कई तरह की आकांक्षाएं हैं। आर्थिक भी है, सुरक्षा की भी आवश्यकताएं हैं। जैसे अभी जुलूस निकला है रामनवमी पर, तो आप देखेंगे कि बिहार से लेके पश्चिमी बंगाल तक और कई राज्यों में बड़े बड़े दंगे हुए हैं। लेकिन जहां पे बीजेपी की सरकार है, वहां दंगे नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा का नहीं, तो उसमें तो आरोप मिसाल यही लगा कि अगर बंगाल हो चाहे बिहार हो, दोनों जगह सरकार आपकी है नहीं, तो वहां पर आप ही लोगों ने दंगे करा दिए। तो सीधे सीधे आरोप तो आप ही लोगों पे लगा। कहने बाम राम एक मिल गए, ममता जी कह रही हैं। उधर वो कह रहे हैं कि चाहे रेवड़ी देवी हो चाहे नीतीश कुमार हो, कि सब बीजेपी के लोग, बाहरी लोग आकर के दंगा करा रहे हैं। आरोप तो यही लग रहा है ना। खैर, मैंने कहा कि ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, और अनेक समाचार पत्रों में और चैनलों के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि कौन से लोग थे जो आके हिंदू बस्तियों में पत्थरबाजी कर रहे थे, तलवारें भांज रहे थे। वो तो साफ दिखाई दे रही थी घटना कि कौन कर रहा है। हिंदू अपने बस्ती में आके तलवार और टोपी पहनकर पत्थर फेंकेंगे, तो ये तो सब कुछ स्पष्ट है। वो तो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो तो कहेंगी कि भाई हमने कुछ नहीं किया है, बीजेपी के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी समाजवादी पार्टी के समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ था। कितने महीने तक चला था वो, कितने लोग मारे गए, ये हम सभी ने देखा। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश में तो दंगा नहीं हो रहा, लेकिन ये तुष्टीकरण के कारण हो रहा है। ये एक इंटरनेशनल मुस्लिम संगठन है, और जिसमें 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं। उनका संगठन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। उसने भी बड़ी आपत्ति की है कि मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया गया, मदरसे लूट लिए गए, लाइब्रेरी लूट ली गई, सब कुछ किया गया। और उन्होंने, हालांकि हमारी सरकार ने उनको करारा जवाब भी दे दिया है, ऐसा भी नहीं है, विदेश मंत्रालय ने सबको दे दिया है। लेकिन ये सब, इसके पीछे आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है? अब देखिए, इस्लामिक, उसका नाम ही जो आप बता रहे हैं कि एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस्लाम के हितों की बात करेगा। वह इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में की स्थिति पे बात नहीं करेगा। तालिबान पर कभी उसका स्टेटमेंट नहीं सुने होंगे। अनेक लड़कियों का अपहरण करके पाकिस्तान में जबरन शादी कर दी जाती है, उनको जबरन मुस्लिम बना दिया जाता है, उस पर कभी स्टेटमेंट आपने नहीं सुना होगा। जो 1990 के आसपास में जो हिंदुओं को 4 लाख हिंदू परिवारों को कश्मीर से बेघर किया गया, उस पर उनका स्टेटमेंट नहीं सुना होगा। लेकिन ऐसी जो घटनाएं होती हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी ही। अगर हिंदुओं के घरों पे आक्रमण होगा तो भी तो प्रतिक्रिया करेंगे ही करेंगे। तो वो तो उनको घटना दिखाई देती है, जो प्रतिक्रिया होती है वो दिखाई देती है। इस भारत में जो 61 बड़े दंगे हुए हैं, उसमें 60 दंगे अल्पसंख्यकों के द्वारा शुरू किए गए हैं।
उसमें हिंदुओं का हाथ नहीं रहा। शुरुआत किसका रहा है? अल्पसंख्यक समूहों का, और विशेषकर जो आप नाम ले रहे हैं उनका रहा है। उन्होंने शुरुआत की है। तो हिंदू तो सदैव से सहिष्णु रहा। शक, हूण, सितियन, कुषाण, अनेक जनजातियां आई। या पूछिए कि कहां पे कुषाण है, कहां पे सितियन है, कहां पे हूण है? तो कहीं कोई नहीं है। सब इस संस्कृति में समाहित हो गए। हमने तो कभी विदेशों में आक्रमण नहीं किया। यहाँ पे अशोक मौर्य से लेके चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अनेक राजा हुए बड़े बड़े जो बहुत शक्तिशाली थे। जब आबादी अपने हाथ 2-3 करोड़ की थी तो उनके पास 2 लाख 2.5 लाख की सेना थी। आज हमारे यहाँ आबादी 1 अरब 35 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और हम लोग 12 लाख हैं। और जब आबादी 2-3 करोड़ थी और 2 लाख की सेनाएं हुआ करती थी, तो सोचिए कितनी शक्तिशाली भारत था। और तब उन्होंने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। तो हम तो आज भी सहिष्णु हैं। हमारे खून में, हमारे रग में, हमारे संस्कृति में, हमारी परंपरा में, हमारी विरासत में सहिष्णुता है, सहयोग है। अहिंसावादी हम हैं। हमारी पूरी विचारधारा ही अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य पे टिकी हुई। चाहे लेकिन ये बताइए कि हमारे मोदी जी लगातार एक मंत्र देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और ये भी दावा किया जाता, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज दावा किया कि हम लाभार्थी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, सबको सब कुछ देते हैं। फिर वो कौन सा कारण है कि जो समावेशी छवि होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती है, और कहीं ना कहीं वोट बैंक को लेकर के कहिए या कुछ भी कहिए, ये माना जाता है कि बीजेपी जो है वो माइनॉरिटीज को संरक्षण नहीं देती है, ये नहीं करती, बोले इस तरीके का ये जो छवि बनी हुई है, क्या कारण है कि मोदी का मंत्र इस जगह जो है पास नहीं हो पा रहा है? अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी को बनियों की पार्टी माना जाता ठीक। था। अभी आप कह रहे थे कुछ समय पहले, मैंने कहा हाँ। लेकिन अब आप देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि आज बीजेपी में सभी जातियों के लोग समान भागीदारी के स्तर पर हैं। और मुसलमानों में भी जो उदार तबका है उसकी छवि बीजेपी के प्रति सकारात्मक हो रही है। वो देख रहा है कि मोदी जी किस चीज की बात कर रहे हैं कि एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे में कंप्यूटर होगा। आज मुसलमानों की आबादी 16-17% भारत में है, लेकिन जो योजनाओं का लाभ, जितनी योजनाएं हैं उसका 26% मुस्लिम वर्ग ले रहा है, जो सरकारी आंकड़े हैं बता रहे हैं। तो मुसलमानों की छवि भी धीरे धीरे सकारात्मक बीजेपी के प्रति हो रही है कि केवल बात ही नहीं कर रही है, बदलाव भी कर रही है। जैसे असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मदरसों को हम बंद करेंगे, और बंद अपने मेरा निर्णय नहीं है, ये निर्णय जो मुस्लिम लड़के हैं उनके माता पिता का है। जब उन्होंने पूछा कि भाई क्या चाहते हो, तुम्हारा लड़का इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या मौलवी बने, तो लोगों ने कहा कि हम तो चाहते हैं साहब कि हमारा लड़का इंजीनियर बने, हमारा लड़का डॉक्टर बने, हमारा लड़का ऑफिसर बने। तो उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है मदरसे की उससे नहीं बन सकते हैं, इसके लिए आधुनिक शिक्षा आपको ग्रहण करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे मदरसों को, हमको लगता है 600-700 मदरसों को बंद करवा के वहां पे आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं। तो निसंदेह मुसलमान जो उदारवादी छवि के हैं, जो प्रतिगामी नहीं सोचते हैं, जिनकी सोच अग्रगामी है, वह बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर लाभ जो मिल रहा है, पहली बार उनको जो लाभ मिल रहा है तमाम योजनाओं का, वो बीजेपी के द्वारा मिल रहा है। इसके पहले की सरकारों में उनका लाभ नहीं मिला। हालांकि ये बात आपकी सही है कि अभी भी उनके मन में बीजेपी के प्रति जो भाव होना चाहिए सकारात्मक, या जो उनकी मुख्य धारा है, वह धारा बीजेपी से नहीं जुड़ पाई। अच्छा, कभी कभी आपको नहीं लगता है कि जब बीजेपी के नेता और बीएसपी के नेता कभी कभी ऐसे बयान दे देते हैं जिससे थोड़ी बहुत अगर नजदीकी आनी होती है तो फिर दूरियां बढ़ जाती है? देखिए, तो तात्कालिक कारण हो सकता है, लेकिन सच्चाई को तो आपको बयां करना ही होगा, बताना ही होगा। और जो विचारधारात्मक अंतर है उसको तो दूर करना ही होगा, तभी जो है अस्थाई मेल मिलाप हो सकता है। ये थोड़ा सा ये भी बताइए कि अभी आपने जिक्र किया
कि इतिहास ऐसा लिखा गया और एनसीईआरटी को लेकर के विवाद है। तो ठीक है, अगर आप इतिहास की बात करते हैं कि मध्ययुगीन या मध्यकालीन को एक ग्लैमराइज कर दिया गया, सब बात है, लेकिन निराला जी, विष्णु करे, फिराक गोरखपुरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत, इन सबको हटा दिया गया। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा इस पर कि ये तो परिवर्तन एक प्रक्रिया है। हाँ। आज इन लोगों को हटाया गया है, जो शामिल किया गया है जिन लोगों को, उनके बारे में जैसे हरिवंश राय बच्चन जी को शामिल किया गया है, तो क्या वो भी तो एक अच्छे कवि थे, अच्छे विचारक थे, अच्छे साहित्यकार थे, तो उनको शामिल किया। जिन लोगों को शामिल किया गया है, क्या उन पे कोई प्रश्न है? क्या तो उन पे तो कोई प्रश्न नहीं है। आगे आने वालों में 10 वर्षों में और समीक्षा हो सकता है इनको हटा के दूसरा रख दिया जाए, तो इसमें तो कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। नहीं उठना चाहिए। और कई लोगों को आंशिक रूप से निकाला गया, पूरा नहीं निकाला गया। कुछ उनके चीजें थोड़ी सी निकाली गई हैं और नए लोगों को लाया गया है, और आगे आने वाले समय में 20-25 वर्षों के बाद कुछ और नए लोग जुड़ सकते हैं। केवल कुछ ही लोगों को तो नहीं रखा जा सकता। ये तो परिवर्तन एक प्रक्रिया है। ठीक बात है। अब मैं आपसे अंतिम सवाल पूछूंगा जी। कि आपको बीजेपी का भविष्य या उसकी दिशा या उसकी धारा किस ओर बढ़ती हुई जा रही है, और क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? देखिए, जब एक चीज तो समझना होगा कि जब भारत हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है तो हिंदू जो रिलीजन है उसकी बात नहीं है, मालूम है। हाँ, उसकी बात नहीं की जा रही है। भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही है। भारत आज हिंदू राष्ट्र है। इसमें जो मुस्लिम है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, सभी को विदेशों में हिंदू ही कहा जाता है। वो तो सिंधु के इस पार रहने वाले सभी लोगों को हिंदू विदेशियों ने कहा कि जो सिंधु नदी के जो पूरब में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। तो हिंदू राष्ट्र तो ही है भारत। हाँ, आप ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी का आगे का क्या भविष्य है, तो अभी तो भविष्य जो वर्तमान में चल रहा है, किसी भी राजनीतिक दल के बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि यही सर्वदा रहेगा। ये उतार चढ़ाव की एक प्रक्रिया है। बहुत सही बात। आज बीजेपी है, हो सकता है कोई ऐसा, जैसे कि 1989 के समय को हम लोग याद करें कि विश्वनाथ प्रताप सिंह एक मुद्दा लाते हैं बोफोर्स का, कि बोफोर्स घोटाला, और कांग्रेस सरकार चली जाती है। तो राजनीति में ये नहीं कहा जा सकता है कि ये अजय है। कभी भी कोई भी दल आज है, 2 वर्षों के बाद उसकी क्या स्थिति होगी वह समय बताएगा। लेकिन वर्तमान में अभी विपक्ष बहुत ही कमजोर है, बिखरा हुआ है। वह मोदी के सामने कोई विकल्प नहीं प्रस्तुत कर सका है, और बीजेपी ने जो दशकों से अपने वादे किए थे, आज वो लगातार अपने वादे पूरे कर रही है। तो ये तो अपना जो अधिकतम लक्ष्य था, उस लक्ष्य के तरफ पूर्ति की तरफ बढ़ रही है। तो अभी तो अच्छा दिख रहा है। और जो मोदी जी वादे कर रहे हैं कि हम $5 ट्रिलियन और आगे आने वाले समय में $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना देंगे, और जिस तरह से अपना ग्रोथ रेट है 6 से 7% का, और चूंकि कोरोना का पीरियड है, विश्व में मंदी चल रही है, रूस यूक्रेन युद्ध से जो एक आपूर्ति का जो चैन होता है वो अब टूट गया है। तो इन सब कारणों से वैश्विक अर्थव्यवस्था आजकल जो विकास दर है वैश्विक अर्थव्यवस्था की, वह धीमा है। उसमें भी भारत 6 से 7% ग्रोथ रेट बनाया हुआ है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूं। और मुझे लगता है कि अगर भारत 10%, 8 से 9% के आसपास चला, तो अगले 10 वर्षों में यह विकसित राष्ट्र तो नहीं, लेकिन विकसित राष्ट्र के करीब पहुंच जाएगा। और गरीबी जो है इसकी, जो अभी 20% के आसपास देखा जा रहा है कि 20% के आसपास है, वो 5 से 10% के बीच में सिमट जाएगा। बेरोजगारी भी दूर होगी, और अनेक समस्याएं जो है, अगर गरीबी बेरोजगारी दूर होती है तो भारत की अधिकतर समस्याएं तो ठीक बात दूर हो ही जाएंगी। ठीक। तो अभी तो सब कुछ सकारात्मक ही दिख रहा है। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की। निश्चित रूप से अभी तो सब सकारात्मक दिख रहा है। और मिश्रा जी ने एक बात और कही कि भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ती चली जा रही है, विकास की राजनीति कर रही है। क्या होगा भविष्य पता नहीं, लेकिन इतना तो तय है
कि भारत का विपक्ष बिखरा हुआ है, कमजोर है, वो अपनी स्थिति नहीं बना पा रहा, वो अपने वो मुद्दे नहीं ला पा रहा है जिनसे वो जनमानस को प्रभावित कर सके। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जिस रफ्तार से चल रही है उससे भारत विकसित होगा, आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो आज कहा कि हम चुनाव तो जीतते हैं, हम दिल भी जीतेंगे, निश्चित रूप से दिल भी जीतने का अभियान पूरा होगा अगर यही हालात बने रहे। तो देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।